कोई तरामीम सुनी गई, ना कोई बहस हो सकी। रात के 11 बजे ये स्टेट बैंक अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। 12 घंटे पहले पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लियामान से लेकर स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। अगर ये एक्ट पास हो जाता है सेनेट से, तो मुल्क का स्टेट बैंक जो है ना वो हुकूमत की सुनेगा, ना वो पार्लियामान की सुनेगा, और ना ही उससे कोई पूछ सकता है। तो जरूरत थी कि इस बिल को असेंबली में 2-3 हफ्ते डिबेट किया जाता कि अगर हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ देना चाहे, स्टेट बैंक उसको रोक सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब बात कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021 की, जिसके तहत स्टेट बैंक 1956 एक्ट में तरामीम की गई। इस बिल को पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के मातहत नहीं होगा, महंगाई बढ़ेगी और तरक्याती मंसूबों के लिए जो फंड्स हैं वो दस्तयाब नहीं होंगे। इस पर अपोजिशन का नुक्ता नजर आप सुन चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर कैसर बंगाली की राय, जो माहिर माशियात हैं और गुर्बत में कमी लाने के हवाले से किताबें लिख चुके हैं। 7वें NFC अवार्ड में सिंध के और 8वें NFC अवार्ड बलोचिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। वो क्यों कहते हैं कि ये जो बिल है ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को खत्म कर देगा, और एक तरीके से उन्होंने ये भी ट्वीट की और कहा कि तमाम अराकीन असेंबली जिन्होंने इस बिल पर दस्तखत किए वो इतने ही कसूरवार हैं जितने जनरल नियाजी, जिन्होंने 1971 की जंग के बाद जो है हथियार डाले। वो क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। एक तो ये है कि हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकती, हुकूमत निजी बैंक से ले सकती है और निजी बैंक स्टेट बैंक से ले सकती है। निजी बैंक के जो कर्जे होते हैं महंगे होते हैं, और ये कहा जा सकता है कि हुकूमत क्यों सस्ता कर्जा ले। बात यह है कि जो निजी शोबा कर्जा लेता है मुनाफा कमाने के लिए, तो वो उनका मुनाफा अपना होता है। रियासत के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़क के, डैम्स के, पावर स्टेशन के, इंडस्ट्री के, इसमें हुकूमत मुनाफा नहीं कमाती। इसमें मईशत की बुनियाद मजबूत होती है, तो उनको आप मार्केट रेट पे न तवक्को करें कि वो कर्जा लेंगे और वापस भी कर पाएंगे। दूसरा शिक इसमें यह है कि जो हमारे डॉलर के ज़खायर है ज़र मुबादला के, वो स्टेट बैंक के पास होते हैं, और स्टेट बैंक उसको सबसे पहले जो कर्ज की अदायगी है वो करेगा। ये फैसला स्टेट बैंक का होगा, वजारत खजाना का नहीं होगा। और जो अगर बच गए पैसे तो हुकूमत के पास होंगे अपने एजेंडा पे खर्च करने के लिए। इन दोनों का मतलब ये है कि जो तरक्याती काम है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तरक्याती काम के लिए मार्केट से महंगा कर्जा लेके गुजारा नहीं हो सकता, और जब तरक्की के मंसूबे नहीं बनेंगे तो रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे। मगर कैसे बंगाली साहब, हिंदुस्तान की तरफ अगर देखें और बरतानिया की तरफ अगर देखें तो वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किसी हद तक खुद मुख्तार हैं। आबिद सुलेरी साहब जो इकोनॉमिक काउंसिल के, हुकूमत की इकोनॉमिक काउंसिल का एक हिस्सा हैं, वो भी ये कहते हैं कि देखिए एक हद तक पूरी दुनिया के अंदर ये ऑटोनमस हैं, तो इस बार शोर क्यों मच रहा है। और पहले भी इस एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये पहली दफा तो अमेंडमेंट नहीं हुई है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हुई। तो ये बेहतर नहीं है कि स्टेट बैंक को ऑटोनमस कर दिया जाए? ये तो सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल करना कि ऑटोनॉमी अच्छी चीज है, ये काफी नहीं है। इसमें देखना है कि ऑटोनॉमी की शिकें क्या है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंग्लैंड में और इंडिया में हुकूमत पे पाबंदी नहीं है कर्ज लेने के लिए स्टेट बैंक से। बैंक का तो मकसद ही क्रेडिट देना होता है। अगर बैंक स्टेट बैंक क्रेडिट नहीं देगा तो स्टेट बैंक की जरूरत ही नहीं है, फिर खत्म कर दें इस बैंक को, अगर वो कर्जा नहीं दे रही है हुकूमत को। और अगर हुकूमत को नहीं दे रही है और निजी शोबों को दे रही है तो स्टेट बैंक फिर हुकूमत का बैंक नहीं है, ये गैर मुल्की जो माली इदारे हैं उनका बैंक है ये। और जब महंगा से महंगा हम कर्जा लेते जाएंगे तो अफराद जो हमारा डॉलर महंगा हो जाएगा, डॉलर महंगा होगा तो सारी चीजें महंगी हो जाएगी, अफराद ज़र में इजाफा होगा। तो इसका जो फायदा है
अच्छा, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, निजी बैंक्स तो खूब पैसे कमाएंगे क्योंकि हुकूमत अब उन्हीं से बोरो कर सकती है और वो उनके रेट पे बोरो करेगी। तो प्राइवेट बैंक्स को फायदा होगा, हुकूमत का सूद ज्यादा बढ़ेगा, जिसके नतीजे के अंदर यहाँ पे डॉलर जो है वो मजीद तंदुरुस्त होगा, रुपया जो है वो कमजोर होगा और जाहिर है उसे महंगाई आएगी, ये आपका कहना है। उसकी एक और आर्ग्यूमेंट भी है, बिल के मुताबिक मजलिस शुरा के अंदर जो स्टेट बैंक गवर्नर हैं उनको आके अप्रूवल्स लेने होंगे, उनको अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो शाया करनी होंगी कम से कम 2 दफा साल के अंदर, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी उनको एक अपनी कोऑर्डिनेशन रखनी होगी। तो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं हुकूमत का असर रसूख उसके लिए मैकेनिज्म्स डाले हुए हैं। नहीं जी, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं है स्टेट बैंक के बोर्ड का। बिल्कुल दुरुस्त, उसका वोट नहीं है, वो वोट तो नहीं, सिर्फ तो बैठ के ऑब्जर्व करेगा, लेकिन उसका कोई वोट नहीं है, तो उनका कोई से नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है बैंक के फैसलों के ऊपर। और जो असेंबली में रिपोर्ट पेश करनी है और असेंबली में आके जवाब देना है, तो जो असेंबली जिस तरह अभी चल रही है, आप नैब के चेयरमैन को देख लें, वो नहीं आते हैं असेंबली के सामने, तो अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेज देते हैं। गवर्नर भी ये करेगा, बहुत सारे। और पार्लियामेंट में अप्रूवल तो अब जैसे कहा जाता है कि फोन कॉल की बुनियाद पे अप्रूवल्स होती हैं, तो वो भी हो जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि स्टेट बैंक हुकूमत के मातहत काम करेगी, नहीं, हुकूमत स्टेट बैंक के तहत काम करेगी। कैसर बंगाली साहब की राय आप सुन रहे थे, क्या वाकई इस बिल से मजीद माशी बदहाली आएगी या कि महंगाई को काबू पाने के लिए ये बिल जो है अपना किरदार अदा करेगा? इस वक्त हमारे साथ है तहरीक इंसाफ की अंदलीप अब्बास साहिबा, जो खारजा अमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, जो कौमी असेंबली की कमेटी बराए फाइनेंस की मेंबर हैं, और नून लीग से हमें ज्वाइन करें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो सेनेट की कमेटी बराए आबी वसाइल के चेयरपर्सन हैं और जो फाइनेंस कमेटी है उसके भी एक मेंबर हैं। सबसे पहले अंदलीप साहिबा, ये जो बात कही जा रही है कि कोई भी रूल हो उसके तहत हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से किसी किस्म की रकम जो है, कर्जा जो है वो नहीं ले सकती, इज दैट करेक्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप देखें कि एक उल्टी गंगा बह रही है, मतलब इसके ऊपर बहस हो रही है कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी क्यों दी जा रही है। ये वो इदारे हैं जिनको कि पिछले 30 साल में लॉन्डी के तौर पे कहा जाता था हर प्रोग्राम में कि जी ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब आते हैं, जो उन्होंने लिखवाना होता है रिपोर्ट पे स्टेट बैंक ही लिखवा लेते हैं जी। आपको इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था कि आई नून लीग की हुकूमत और आते ही उसने कहा कि जी हमारी 4.1% ग्रोथ रेट है। IMF ने लेटर लिखा और उनको कहा कि 3.5% है, आप स्टेट बैंक को अपने फिगर्स सही करने दें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो था वो भी उनकी लॉन्डी होती थी और वो भी फिगर्स वो होते थे। और आपको ये भी पता है कि इन्होंने 6 ट्रिलियन रुपए स्टेट बैंक से छपवाए, नोट छपवाए, 6 ट्रिलियन रुपए ये बंद करवा दिया। मतलब बजाय इसके कि ये कहने के कि पहली दफा ऐसे हुआ है कि स्टेट बैंक को एक अलाकार बना के बिल्कुल इकोनॉमी की गलत पिक्चर पेंट करके, और आप भूल गए इसहाक डार साहब को। इसहाक डार साहब ने आके, जिसका मिफ्ता इस्माइल ने बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी जो इन्होंने आके स्टेट बैंक में $24 बिलियन फेंक के डॉलर की कीमत रखी है, उसकी वजह से बेड़ा गर्क हो गया इकोनॉमी का। मगर जो ये सवाल किया जा रहा है कि जी क्या हुकूमत पाकिस्तान पैसे बोरो कर सकेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, इसका जवाब क्या है? देखिए जी, मैं तो इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं गई, इसलिए मैं ये नहीं, मुझे पता है कि ये जो है नोट छापे नहीं सकते आप, नोट छाप के आप स्टेट बैंक को से पैसे नहीं ले सकते। अगर वो कर्जे की बात कर रहे हैं कि नोट छाप के आपको देंगे कि नहीं, नोट नहीं छपेंगे, ठीक, पॉइंट नहीं होगी बोरोइंग। ठीक,
पॉइंट टेकन। नफीसा साहिबा, हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी हफीज शेख साहब ने जब एक बिल प्रेजेंट किया था 2012 में, तो उन्होंने ये कहा था कि एवरी क्वार्टर जो है हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरो करेगी, मगर उसको वापस रकम करनी पड़ेगी आफ्टर एवरी क्वार्टर, यानी 3 महीने के बाद। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, तो अब अगर ये कर रहे हैं और हमारी इंफॉर्मेशन यही है कि शायद अब उस तरीके से बोरो नहीं कर सकेगी हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से रकम, तो अब क्यों एक इतराजात उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये तो अभी भी प्रोविजन है कि ऑब्वियसली ये तो फिस्कल डिसिप्लिन में आता है कि जो आप पैसे बोरो करें वो एक वक्त में एक लिमिटेड टाइम में आप वापस भी करें, लेकिन किसी भी रियासत का जो बैंक होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, वो इट इज अ बैंक टू दैट गवर्नमेंट इसेंशियली। इस वक्त तो लग रहा है कि स्टेट बैंक आप एक हवा में एक अजीब सी मखलूक खड़ी कर देंगे जिसकी ना पार्लियामान की अकाउंटेबिलिटी होगी, ना पाकिस्तान के अवाम उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे, और ना ही हुकूमत पाकिस्तान इससे कुछ पूछगछ कर सकेगी। जो स्टेट बैंक्स होते हैं दे आर लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेकिन इस वक्त तो वो भी आपका रास्ता बिल्कुल ही बंद, प्रोहिबिटेड। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट, देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑर्डर ऑन टेकिंग एनी मनी फ्रॉम द कैपिटल, जो स्टेट बैंक का कैपिटल है, उससे रियासत या गवर्नमेंट बोरो नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो अजीब बात है, विच मीन्स कि आप इस वक्त देखें पाकिस्तान, सबसे ट्रेजिक पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर की ये है कि द मनी इन पाकिस्तान, बिकॉज वी हैव फ्रीक्वेंटली गॉन टू IMF प्रोग्राम, फिर इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाते हैं स्टेबलाइजेशन में, so the money is never, the capital is never available to the businesses, to the people of Pakistan, to the farmers of Pakistan, to micro enterprises of Pakistan, और फिर private banks effectively become loan sharks। और इस वक्त भी ये और एग्जैसबेट हो जाएगा कि प्राइवेट बैंक्स आपकी लोन शार्क्स बन जाएंगी, बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट्स पर आपके कर्जे चले जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा नहीं अवेलेबल होगा, तो ग्रो कैसे होगी आपकी इकोनॉमी, कैसे ग्रो होगी? आपके फार्मर्स के लिए पैसे अवेलेबल नहीं है, आपके बिजनेसेस के लिए पैसे, तो ये एक अजीब और गरीब हालात। और मुझे नहीं पता कि इनको क्या जरूरत पड़ी इस किस्म का बिल, और इस टाइम पर जिस वक्त पीपल आर कैपिटल स्टाफ्ड, आपके पास कहीं भी मईशत मेरा ख्याल है आपने जो सवाल किया कि क्यों जरूरत पड़ी, तो आई थिंक इसके ऊपर शौकत तरीन साहब, एक और पॉइंट, जस्ट वन पॉइंट। देखिए, वेस्ट से आप 2 रीजंस के लिए कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? वेस्ट में आपकी रिलेटिव ऑटोनॉमी है, जो आपकी यूके की सेंट्रल बैंक जो है वो हर फैसले में फाइनेंस मिनिस्टर से मशावरत होती है, हर फैसले में। वेस्ट से आपका इसलिए मॉडल फर्क है कि वेस्ट में इस वक्त भी कई मुल्कों में इंटरेस्ट रेट 0% to 1% नहीं, मगर नफीसा साहिबा कथा कलामी माफ, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया आल्सो ना, इतने डेवलप्ड हैं, सॉरी हिंदुस्तान में भी तो समवॉट ऑटोनमस है, हिंदुस्तान नहीं, 11% इंटरेस्ट रेट यहां पर है इस मुल्क में इस वक्त, तो आपकी 1%, जापान में आपकी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, और आपके कैपिटल मार्केट्स इतने डेवलप है, तो आप कहां से भी पैसे ले सकती है गवर्नमेंट? व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द एंटायर वर्ल्ड विल बी 1%, तो हुकूमत जहां से भी पैसे ले, यहाँ पर तो 11%। अच्छा, मुसद्दिक साहब की जानिब जाते हैं, तो आप कहां से फाइनेंस कर सकेंगे प्रोजेक्ट? मुसद्दिक साहब देखिए, जो इस वक्त अंदलीब साहिबा बात कर रही हैं, वो ये कहती हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नोट छापे गए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज आई, और अब जो स्टेट बैंक है वो ये काम नहीं करेगा, उसको ऑटोनॉमी दे दी गई है। नफीसा साहिबा ने भी इसके ऊपर बात की, मगर ये भी एक प्रोविजन दी गई है कि जी 2 बार आपको मजलिस शूरा में आके अपनी एक रिपोर्ट करनी होगी, फिर जो ऑडिटर जनरल है उसको ये पूरा हक होगा कि ऑडिट करे अकाउंट्स स्टेट बैंक के। जी, मैं 2-3 नुकात आपके सामने पेश करूंगा जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये आपको याद करवाऊंगा कि 1770 या 1776 में बंगाल में वो ग्रेट बंगाल फैमिन आया था, जिसमें 20, 30, 40 लाख के करीब लोग मर गए थे। उस वक्त
جب یہ فیمن آیا تھا, جب یہ قحط پڑا تھا, تو بنگال سے اناج جو ہے وہ یورپ میں ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا. یہ بالکل مجھے لگتا ہے ہمارا ملک وہیں پر آ گیا ہے. یہ ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جس نے ایک نیا وائس رائے بھیجا ہے. وہ وائس رائے جو ہے وہ کسی کو جواب دہ نہیں, کمپلیٹلی اٹانومس ہے. آپ کے بچے مریں یا جئیں, یہاں پر قحط پڑے, لوگوں کو پیسہ ملے یا نہ ملے, یہ اس کی غرض نہیں ہے. آپ نے مانیٹری پالیسی کو علیحدہ کر دیا ہے, فسکل پالیسی اور فائنینشیل اکنامک پالیسی سے علیحدہ کر دیا ہے. پہلے کوآرڈینیٹنگ کمیٹی ہوتی تھی جس میں وزیر جو معاشیات ہیں وہ بیٹھتے تھے, ہمارے فائنانس منسٹر بیٹھتے تھے, وہ چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے. اگر ملک میں گروتھ لانی ہو تو انٹرسٹ ریٹ کو کم کرتے تھے, اگر انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہو تو آپس کی باہمی تجاویز کے بعد انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا جاتا تھا. اب ایک علیحدہ ادارہ ہے جس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلے گا. وہ جو کوآرڈینیٹنگ کمیٹی ہے اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے, یہاں تک کہ فائنانس منسٹر ایون ایک ووٹ, یعنی اگر فائنانس منسٹر ٹیبل پہ بیٹھا ہو اس کے پاس ایک ووٹ ہو کہ ہم نے ملک سے غربت مٹانی ہے, وہ ووٹ بھی اب اس کے پاس نہیں ہے. یعنی صاحب بہادر وائس رائے جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق یہ ملک چلے گا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہا ہے. شوکت ترین صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں گروتھ کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں لوگوں کو نوکریاں ملیں, میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی جو ان کی بری حالت ہے وہ ٹھیک ہو. صاحب بہادر آتے ہیں, وہ ملک کا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. چلیں یہ تو ایک بات ہوئی جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ووٹ جو ہے وہ اس وقت جو ملک کی معاشی حالت اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت ایک سپن میں ہے, ایک طرف سے ایک چپو چلا رہی ہے. معاشی حالات پہ مصدق صاحب ہم آئیں گے, مگر جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ گورنر کے حوالے سے, اسٹیٹ بینک گورنر, کہ وہ اس وقت پورے طریقے سے وائس رائے کہا ہے, آپ نے ان کو وائس رائے کہا ہے. اندلیپ صاحبہ جو نیا بل آیا ہے, ایک سیکنڈ دیجیے, میں بھی ایک سیکنڈ معافی چاہتا ہوں. جی دیکھیے, انہی وائس رائے صاحب کے انڈر نومبر 18 کو حکومت پاکستان کو 115 ارب روپے چاہیے تھے, تو حکومت پاکستان نے 115 ارب کے لیے ٹینڈر دیا. وہ ٹینڈر آیا 10.2% پہ, یعنی بینکوں نے جو کمرشل بینکس تھے انہوں نے کہا ہم 10.2% پہ حکومت کو یہ 115 ارب دے دیں گے. حکومت کا ٹینڈر وہ کینسل کر دیا گیا. اگلے دن اسٹیٹ بینک نے 19 نومبر کو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے, اور پھر ایگزیکٹلی 9 دن کے بعد دسمبر 1 کو وہی 115 ارب روپے جو تھے صاحب بہادر کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے بعد حکومت نے 11.5% پہ لیے. یعنی آپ سوچئے کہ بینکوں کو کس نے فائدہ دیا, یہ کس کی حکمرانی ہے. اور ابھی جیسے نفیسہ بھی کہہ رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب بھی جن کا آپ نے انٹرویو کیا, بنگالی صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ اب حکومت مہنگا پیسہ لے گی, اور مہنگا پیسہ کس کو پاس آن کرے گی. allow me to ask اندلیپ صاحبہ, جو یہ بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہم بورو نہیں کر سکیں گے, حکومت پاکستان بورو نہیں کر سکے گی, اس لیے ظاہر ہے ان کو پرائیویٹ بینک سے بورو کرنا ہوگا اگر ترقیاتی بجٹس بھی انہوں نے لینے, تو ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ ہوگا. مصدق صاحب تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے بھی انٹرسٹ ریٹ زیادہ بڑھایا تھا. دوسری طرف آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا, چونکہ آپ فارن افیئرز کی کمیٹی کی چیئر پرسن ہیں, کہ آپ نے ریلیف فنڈ بنانے کی کوشش کی افغانستان کے حوالے سے, مگر اسٹیٹ بینک نے آپ کو منع کر دیا. وزیر اعظم کو کہا کہ آپ یہ ریلیف فنڈ نہیں بنا سکتے. تو پھر جو آپ کی فورن پالیسی آپ بنانا چاہ رہے ہیں, آپ کو سپورٹ تو چاہیے ہوگی فرام دا اسٹیٹ بینک, جو اس وقت فی الحال آپ کو نہیں مل رہی. منیزہ, آئی کین انڈرسٹینڈ, یہ جو ماشاءاللہ ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں اور ایک دوسرے کو ہر پروگرام میں سراہتے ہیں, اور یہ ہماری بات کو ہمیشہ پکا پورا کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہیں, کوئی ان میں فرق نہیں ہے, انہوں نے مل کے پاکستان کو لوٹا ہے. اور لوٹا کیسے ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک کے جو ہیڈ تھے, کیونکہ میں تو اس پہ RTI میں گئی تھی اور اس پہ کیس ہوا تھا, انہوں نے, اسحاق ڈار نے اپنے دوست کو لگا دیا, سعید احمد کو ڈپٹی گورنر لگا دیا, وہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ بھی لگا دیا, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کا ہیڈ بھی لگا دیا اس کو.
विच इज अ कंप्लीट वायलेशन कि मतलब स्टेट जिसको रेगुलेट कर रहा है बैंक, वो बैंकों के भी हेड है और स्टेट बैंक के भी हेड है। उस पर हम कोर्ट में गए थे और उनको फिर इस बात पे सस्पेंड भी किया गया था। और वो सईद अहमद क्यों लगाया, जब उनसे पूछा गया कि भाई वो कौन सा इतना बड़ा जीनियस है जिसको आपने स्टेट बैंक पे लगा दिया और सारे बैंकों पे भी लगा दिया, तो ये उन्होंने कहा कि जी इनका एक्सपीरियंस क्या है, पहले क्या करते थे लंदन में, जब आप कहते हैं मेरे बड़े दोस्त हैं, मैं इनको जानता हूं, बड़े काबिल हैं, तो उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम चलाते थे वहां। ये आप मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, क्यों रखा, से वही सईद अहमद है। इस स्टेट बैंक को कैसे यूज किया गया, इस स्टेट बैंक को यूज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, क्योंकि ये जो एफिडेविट दिया था इसहाक डार ने, उसमें सारे के कहां से बैंक अकाउंट आए, कैसे स्टेट बैंक ने उसको यूज किया, और सईद अहमद के उसके अंदर जिक्र है। जी, ये सीरियस एलिगेशंस हैं। मैं चाहूंगी, मैंने चूंकि वक्फा भी लेना है, रिस्पॉन्स लूंगी मुसद्दिक साहब से, फिर नफीसा साहिबा से भी। मुसद्दिक साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? जी बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है, ये अभी तक तो इन्होंने आपके किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप इनसे पूछे मुल्क में गुर्बत क्यों है, ये कहते हैं वो चोर है। आप इनसे पूछें कि मुल्क के अंदर बेरोजगारी क्यों है, कहेंगे ये चोर है। आज आप टॉपिक पूछ रही हैं स्टेट बैंक के नई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का। हम आपको बता रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक के मातहत हो गई है, जैसे उस वक्त की हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहत थी। ये उस बात का जवाब नहीं दे रही। अगर आप इतने वो ये कह रही हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत। देखिए 4 साल तो हो गए हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर करोड़ों लोगों को ये सजा दिलवा चुके हैं। यानी कौन सा पाकिस्तान का ऐसा वक्त था कि मईशत की तरक्की, इसहाक डार जिसका ये बार बार नाम ले रही है, इनसे तो पहले साल में इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन की। पहले साल के अंदर इन्होंने नंबर्स फज किए। वो उस वक्त इसहाकदार थे जब इन्होंने पहले कहा कि 3.1% के ऊपर हमारा जीडीपी बढ़ा है, और फिर कहा कि ऊप्स गलती हो गई, 1.9 पे बढ़ा था। वो इसहाकदार थे, उस वक्त इसहाकदार थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए। इसहाकदार ने तो 4 साल के अंदर मईशत की तरक्की की शरह दुगनी कर दी और 1 पैसे की महंगाई नहीं आने दी। आपने तो उसको 0 से नीचे कर दिया और महंगाई के जरिए लोगों की कमर तोड़ दी। और आप आज भी आप इसहाकदार के ताके पा भी नहीं है। जो आपने मईशत का हाल किया है, आप उनको कही जा रहे हैं कि वो चोर। ये कैसे चोर हैं जिनके जमाने में आटा था जो था वो 50 रुपए का था। अच्छा मुसद्दिक साहब, अब चूंकि ये महंगाई के ऊपर मामला चला गया है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी टॉपिक पे रहे। वो बार चोर कर रही हैं, आप उनको उनसे चले सवालात का जवाब लें, वो लेने की कोशिश कर सकते हैं। हम फोर्स तो किसी को नहीं कर सकते। नफीसा साहिबा, अब बात ये है कि ये जो सेनेट से अगर ये पास हो जाता है तो अगली जो हुकूमतें आएंगी वो इसको रिवर्स भी तो कर सकती हैं। आप क्या समझती हैं कि ये रिवर्स हो सकेगा इतना आसानी से, अगर चूंकि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इसके खिलाफ है? देखिए, ऑफ कोर्स थ्योरेटिकली तो हो सकता है, लेकिन इन्होंने इसको एज अ कंडीशन, एक चीज है ना कि आप रियासत पाकिस्तान का, जैसे मैंने कहा, ये अहम तरीन मुआशी और इक्तिसादी और मालियाती इदारा है। बैंक दौलत पाकिस्तान है ये। अब आप एक थर्ड पार्टी के लिए, एक IMF के इंटरेस्ट के लिए आप अपनी सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज की ना, कि आप अपने बैंक दौलत पाकिस्तान को आप इस तरीके से इसको रिस्ट्रक्चर करें जैसे आपका जो लेंडर है वहां पर वो राजी हो। तो ये इट सेंड्स अ वेरी वेरी बैड मैसेज। अब फ्यूचर में तो ऑफ कोर्स तरामीम वापस ली जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। और आप एक लेंडर के लिए आप इसको ऐसे कर रहे हैं जो मुल्क के लोगों के लिए, इट शुड बी प्राइमरीली, स्टेट बैंक शुड बी बैंक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इसमें एक और बात जो इन्होंने की है, जो मैं समझती हूँ और भी डैमेजिंग है, कि जो स्टेट बैंक है वो आपके मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल कुशंस पैदा करता है। जैसे एक्सपोर्ट है,
तो एक्सपोर्ट के लिए स्टेट बैंक में लीगल प्रोविजन है कि एक्सपोर्ट के लिए आपको लिक्विडिटी अवेलेबल करनी है। इसी तरीके से मुख्तलिफ और सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर के लिए आपको क्रिएट करना है, आपको वुमेन के लिए करना है। तो इस किस्म की पॉलिसीज और फाइनेंशियल अरेंजमेंट से वो सारी चीजें एक एक करके वो भी निकाल दी हैं। तो अब जो एक बची कुची एक, जैसे इन्होंने कहा कि गवर्नर, तो क्या अब तो गवर्नर जनरल बनेगा स्टेट बैंक का? गवर्नर तो नहीं बनेगा, गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक, और इन टर्म्स ऑफ जो बात आपने कही है, प्रमोटिंग डेवलपमेंट, राइट, जो गवर्नर जनरल की आपने बात कही है, डेवलपमेंट बजट की आपने बात कही है, इसका बराह रास्त असर जो माशी माहिरीन है इसके पर दो राय रखते हैं। एक कह रहे हैं कि जी इससे गुर्बत जो है बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और कुछ ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो स्टेट बैंक है वो इन्फ्लेशन को काबू करने में कामयाब होगा। अब इसका क्या बराह रास्त असर होगा ये आने वाले कुछ महीने बताएंगे। नाजरीन, इधर वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद पीडीएम का इजलास होने वाला है, उसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इख्तिलाफ राय है, और अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ही पेज के ऊपर है। इस हवाले से क्या हो रहा है हम पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले स्टेट बैंक के हवाले से बात हो रही थी, जो स्टेट बैंक के हवाले से बिल आया है, मगर अब कुछ सियासत पर भी बात हो जाए, चूंकि 25 जनवरी को पीडीएम का एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें हुकूमत के खिलाफ मुस्तकबिल का लाएमल जो है उसका ऐलान होगा। और कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान इस्तीफों पर इसरार अभी तक कर रहे हैं, जबकि इस्तीफे ना देने के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो फिर से एक पेज पर हैं। इसी हवाले से हमने दावत भी दी है JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब को, जो सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। हमारे साथ हमारे दीगर मेहमान भी मौजूद हैं, नफीसा शाह साहिबा, मुसद्दिक मलिक साहब और अंदलीप अब्बास साहिबा। कामरान साहब, मुझे ये बताइए कि अब तो सिर्फ 2 साल रह गए हैं, तो अब इस्तीफे देने का क्या फायदा होगा? देखिए, इनफैक्ट इशू ये नहीं है कि इमरान खान, इशू ये है कि मुल्क के साथ इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। और वो हालत जो आप देख लीजिए जो 3 साल पहले, 3.5 साल पहले थी, अब उससे जो ना कितने फर्क पड़ गई है। 50% से अबव जो ना वो उसमें लोगों को फर्क पड़ गया है। तो जब ये फर्क और 1.5 साल आगे करेगा, तो अगर आप कहें इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आए तो 25% और फर्क पड़ जाएगा। फिर इसको वापस मुल्क को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसके पास भी गवर्नमेंट जाए फेयर और फ्री इलेक्शन के नतीजे में। तो इसलिए इमरान खान साहब का जाना जरूरी है। और बाकी तो अभी भी आप समझते हैं कि इस्तीफे देने होंगे? अभी भी ये मुतालबा है JUIFA का कि इस्तीफे देने चाहिए असेंबलियों से? इसमें ज्यादा जो है ना वो आप ताकत पैदा कर सकते हैं अपने मुतालबे के अंदर। ठीक है। नफीसा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो शुरू दिन से ये एक फैसला था कि जी असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देना। अब आप क्या समझती हैं? ये कह रहे हैं कि जी आपकी जो एहतजाज है, ऑपोजिशन का एहतजाज है, उसमें ज्यादा ताकत पड़ जाएगी अगर आप इस्तीफे दे दें असेंबलियों से। देखें तो ये तो दे आर वेलकम। अभी पीडीएम अब तो उसमें पीपल्स पार्टी नहीं रही, और जो हमारा मौक़िफ़ था उसके अभी तक तो तौसी एक तरीके से हुई है, क्योंकि लफाजी नहीं, पॉलिटिक्स आपका मार्क होता है आपके एक्शन से। आप जितना भी बोले, आपके एक्ट्स क्या है। तो पीडीएम जो एक हार्ड लाइन पोजीशन उन्होंने पहले दिन से ली थी कि हम इस्तीफे देंगे, तो वो इस्तीफे आज तक नहीं आए। अभी तो 1.5 साल बचा है इलेक्शन में, तो अभी तक इस्तीफे तो नहीं आए। अब आगे जाकर अगर आप 1 महीना पहले इस्तीफा देंगे तो वो तो फिर उसका वो अफादियत तो नहीं रहेगी। राइट। तो इस वक्त भी ये बात, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। और हमारा ये मौक़िफ़ था कि आप जो है इन हाउस के ऊपर जाएं, और बिलखुसूस पंजाब में जहां पर नंबर्स भी आराम से पूरे हो सकते हैं, तो हम पंजाब से शुरू करें, हम चेयरमैन सेनेट से शुरू करें, और फिर हम आए स्पीकर तक, और फिर आखिर में वजीर आजम को फारिग करें। तो ये इन हाउस चेंजेस अगर आपको अर्ली प्रेसिपिटेट करनी है, चीजें चेंजेस करने हैं, तो अभी गवर्नमेंट को आप फारिग करें। और जहां तक दूसरा पॉइंट है, तो फिर वो इस्तीफे दे दें। लेकिन बात तो ये हम
1.5 साल से ये बात सुन रहे हैं कि इस्तीफे और अभी तक आए नहीं, और इस्तीफे अभी तक तो नहीं आए। मुसद्दिक साहब, जहां तक हमने सुनी है और हम तक कुछ खबरें पहुंच जाती हैं आपकी पार्टी की काफी, तो इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना के इन हाउस चेंज चाहती है और अब ना ही इस्तीफे देने चाहती है नेशनल असेंबली से। तो ये जो पीडीएम का मुस्तकबिल है, जहां पे जेयूआईएफ कह रही है कि जी नहीं आपको इस्तीफे देने चाहिए, इसका क्या होगा? मुसद्दिक साहब, सॉरी, आपको अब आवाज आ रही है? जी चाहता हूँ जी जी, मैंने म्यूट दबा दिया था। जी जी जी, मैं ये मुनीर, सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको जिसने भी खबर पहुंचाई है बिल्कुल गलत पहुंचाई है। आपकी खबर 100% गलत है। अच्छा, पीडीएम के अंदर कोई झगड़ा नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपको ये अभी जब दरमियान में ब्रेक हुई है तो मैंने ये बात, खबर ये है कि आप इन हाउस चेंज नहीं चाहते, खबर ये। पहले मैं जरा आपकी बात का जवाब दे दूं ना, क्योंकि एक आपने बात की और मैं ये तासुर जो है ये 100% गलत तासुर है। पीडीएम के अंदर जितने भी फैसले हो रहे हैं वो मुशावरत से हो रहे हैं और इसको कोई तकरार नहीं चल रही, कोई झगड़ा नहीं चल रहा। और जेयूआईएफ में और पीएमएलएन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जिसका आपने जिक्र किया है। अभी भी हमारे पास सारी ऑप्शंस खुली पड़ी हैं। और जहां तक इन हाउस तब्दीली का चक्कर है, अगर इन हाउस तब्दीली ऐसी हो जिसके नतीजे में फौरी तौर पे इलेक्शंस हो, तो मेरे ख्याल में पीएमएलएन उनको सपोर्ट करेगी। पार्टी के अंदर जो मौकफ मेरे सुनने में आ रहा है वो यही है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें एक भानुमती का कुंबा जोड़ा जाए जो 1-1.5 साल तक हुकूमत लूली लंगड़ी चलाता रहे और जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है वो इससे भी ज्यादा अबतर हो जाए, तो उसके लिए हम समझते हैं कोई फायदा नहीं इस तरह की कोई मूव करने का। तो ये है पार्टी का मौकफ। और जो मैंने पहले आपको बताया जेयूआईएफ के हवाले से, हमारा बिल्कुल उनके साथ बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है और पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारी अक्सर चीजों के ऊपर अग्रीमेंट होता है, बात चीजों पे हमारा जेन्युइन डिसएग्रीमेंट होता है, वो हम बैठकर बात करते हैं। और जिन चीजों पे एग्रीमेंट हो वहां पे हम इकट्ठे चलते हैं, जहां पे ना हो वहां पे हम मुख्तलिफ पार्टीज हम अलग-अलग चलते हैं। तो अंदलीब साहिबा, देखिए जेयूआईएफ के साथ आप लोगों ने एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग से सिंध के अंदर इलेक्शंस तो लड़े हैं, जैसे कि हमने देखा। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग जब आप चाहें फॉर द इलेक्टोरल प्रोसेस तो बन ही जाती है। तो अब आप नहीं समझती अगर ये यहाँ पे धरनों की और जुलूसों की बात हो रही है, तो ये भी कहीं बात की गई थी, जो फवाद चौधरी साहब ने बात की थी कि अगर अब आगे बढ़ना है, नए साल में आगे बढ़ना है, तो हम चाहेंगे कि सुलह से और सफाई से हम बात आगे बढ़ाएं। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कुछ सोच रही है कि जी एक बदलाव आएगा इस नए साल में उनके एटीट्यूड में? देखिए, जो पीडीएम है ना, वो है पाकिस्तान डेड मूवमेंट, और इसका आप पूरे साल एग्जाम्पल देखती रही हैं। आपको याद है कि इन्होंने कितने बुलंद बार, और तब पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, एएनपी भी शामिल थी, सब शामिल थे, 11 जमातें थी। इन्होंने लास्ट दिसंबर में कहा कि आर या पार। मरियम ने दावे किए कि मीनार पाकिस्तान में पता नहीं क्या समुंदर हो जाएगा, वो एक छोटी सी नहर भी नहीं हुई। और ये उसके बाद ये इतना डरे, फिर मरियम ने कहा कि जी इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, वो इस्तीफे लेके भाग गए। फिर कहा कि जी सेनेट के इलेक्शंस हम बॉयकॉट करेंगे, सेनेट के इलेक्शंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर कहा कि जी लॉन्ग मार्च होगा, वो शॉर्ट मीडियम कोई मार्च नहीं हुआ। फिर कहा मुजाहरे करेंगे, मुजाहरे नहीं किए। अब तो ये कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं कर सकते। अच्छा, मसला ये है कि जो नून लीग खुद है, नून लीग खुद का ये हाल है कि नून लीग लंदन और नून लीग लाहौर जो है वो आपस में बटी हुई है। जिस जलसे में शहबाज शरीफ जाते हैं मरियम नहीं जाती, और जिसमें मरियम जाती है शहबाज शरीफ नहीं जाते, और मीटिंग का भी यही हाल है। अच्छा, एक लॉबी है जो कह रही है कि जी मरियम बनेगी फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी लॉबी कह रही है कि अच्छा, ये शहबाज शरीफ बनेंगे। तो मुझे ये बताएं कि ये हाल, इनका हाल जिसको कहते हैं ना बिल्कुल ही पतला और बिल्कुल ही जिसको कहते हैं इररेलेवेंट हो गए हुए हैं ये। और इस इररेलेवेंसी के बाद जितने मर्जी अनाउंसमेंट्स कर ले, जो मर्जी कर ले, इनके पास बकौल ख्वाजा आसिफ के वो प्रोग्राम में क्लिप मेरे ख्याल में बेशुमार दफा दिखाया गया है कि नवाज शरीफ साहब जेल जा रहे थे, 100 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ।
چلیں ان کو جو ان کی اپنی ڈویژنز ہیں ان پہ ان سے پوچھ لیتے ہیں. کامران صاحب، جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم ایک ڈیڈ موومنٹ ہو گئی ہے، آپ لوگوں نے اعلانات کیے پھر ان کے پر پورے نہیں اترے، جس کی وجہ سے اب یہ تاثر جاتا ہے کہ اعلانات تو ہو جاتے ہیں مگر پورے اتر نہیں پاتے. ان کی ساری پارٹی کو رات میں خواب میں بھی ہم آتے ہیں اور ڈراؤنے خواب کی طرح آتے ہیں. یہ ڈیڈ موومنٹ نہیں ہے، یہ اس میں ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ ممکن ہے کہ وہ نتائج ہم حاصل نہیں کر پائے جیسے ان کو ہٹانے کا، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ کسی اور کی بیساکھیوں پہ کھڑے تھے. ہم ان کو ہٹانے کا گول جو ہے نا وہ ہم اچیو نہیں کر سکے، مگر ہم نے ایک لوگوں کو جو ہے نا ایک خیال دے دیا، ایک روشن خیالی دے دی. لوگ آج زیادہ جو ہے نا کنوینئنٹلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں. تو کیا یہ کافی نہیں ہے 2-3 سال میں کہ اتنا خیال لوگوں کو دے دیا جائے کہ وہ اگلے سے آگے فرنٹ فٹ پہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر سکے؟ تو ممکن ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ہم نہ ہٹا پائے ہوں، مگر آج گورنمنٹ جتنی بدنام ہے، جتنی گورنمنٹ ان ایکٹیو ہے، جتنی گورنمنٹ جو ہے نا وہ گورننس سے محروم ہے، وہ اس کو جتنا ایکسپوز ہم نے کیا میرے خیال کبھی بھی کوئی اور ایکسپوز نہیں کر پایا. چلیں، یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے کہ اس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں حکومت والے اور جلسے جلوسوں سے ہوتی ہے، ایک اویئرنیس تو ہوتی ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ، دیکھیں آپ پارلیمنٹیرین رہی ہوئی ہیں، آپ کیا دیکھتی ہیں اپوزیشن کو اکٹھے ہوتے ہوئے؟ جس قسم کی ڈفرنسز ہیں اس وقت اور کافی سیریس ڈفرنسز ہیں اپوزیشن کے، کہ یا آپ سمجھتی ہیں کہ جی اس میں ہی ایک وزڈم ہے کہ جی ان کو 2 سال کم از کم پورے ہونے چاہیے تاکہ ایک غلط پریسیڈنٹ نہ ہو کہ جی ایک وزیر اعظم آتے، ایک حکومت آتی ہے، پھر وہ چلے جاتے پھر نہیں آتی؟ یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ حکومت رہے مگر مائنس وزیر اعظم عمران خان ہو جائے؟ دیکھیں، حکومت کہاں ہے؟ مجھے تو حکومت نظر نہیں آ رہی. آج آپ جو پہلے جو گندم کے ساتھ ہوا، جو چینی کے ساتھ ہوا، آج آپ کی کھاد جو آپ کی زمین میں سے پیداوار بڑھاتا ہے، ایک زرعی ملک ہے، اس وقت ہمارے کسانوں کا یہ حال ہے. رونا آتا ہے مجھے حال آپ کسانوں کے دیکھیں کہ ایک ٹرک دیکھ کر اس کے پیچھے یہ کسان ہمارے جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت. مگر اپوزیشن کو کسی نے تو لیڈ کرنا ہے یا کوئی تو ڈائریکشن ہونی ہے. اس وقت ڈائریکشن لیس ہے. آئی مین ایوری بڈی ہیز دیئر اون موٹیو. یہ بات تو درست ہے. دیکھیں، ہم نے پارلیمان میں اندر وہ چیز کر کے دکھائی، اس کے باوجود کہ یہ ان کی قانون سازی جو ہے وہ فون کالز کے بغیر نہیں ہوتی، ان کے کورمز جو ہیں وہ فون کالز کے بغیر جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. اس سارے کے باوجود ہم نے سینٹ ان سے کیسے راتوں رات چھین کے دکھائی ہے ہم نے، اور وزیر اعظم کی اکثریت کھو چکی تھی. سینٹ نے یہ ثابت کیا کہ وزیر اعظم کی اکثریت نہیں رہی ہے، اور ان کو تھرو ویریس پریشر ٹیکٹکس جو ہیں یہ اپنے نمبرز پورے کرتے ہیں. آج قانون سازی نہیں کر پا رہے اسمبلیوں میں، بڑی مشکل سے یہ منی بل جو ہے، بڑی مشکل سے پھر بھی آ رہے ہیں نا، منی بل کو پاس کرایا ہے. جی، فون کالز آ رہے ہیں اسی وجہ سے یہ. لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ایک دفعہ نہیں کئیوں دفعہ ہاؤس میں اندر، سینٹ میں تو آیا دن ان کو ڈیفیٹ ملتی ہے، وہاں قانون سازی نہیں کر سک رہے. اس لیے انہوں نے جمعہ بازار لگایا تھا قانون سازی کا. جب انہوں نے جوائنٹ سیشن کی، ایک دن میں تھوک کے حساب سے نہ انہوں نے پڑھے، نہ دیکھے، نہ سمجھے قانون، اور ایسے قانون تھوک کے حساب سے الٹے سیدھے قانون. مگر جو اپوزیشن کی پوزیشن ہے نفیسہ صاحبہ وہ بھی تقسیم شدہ نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر بھی سوال کریں گے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. مصدق صاحب سے پوچھیں گے، چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم لیڈران ہیں، انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب، وہ بھی بار بار اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر اس وقت تقسیم ہے، واضح تقسیم ہے، اس کا براہ راست اثر اپوزیشن کے اوپر ہوتا ہے. ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ شاید اس لیے کمزور ہے چونکہ تقسیم شدہ ہے. مصدق ملک صاحب،
بریک سے پہلے نفیسہ صاحبہ سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ ایک واضح ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. پی ڈی ایم کے اندر بھی کہا جا رہا ہے, آپ نے کہا کہ بات درست نہیں ہے, مگر ادھر کامران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی استعفے دینے چاہیے, مگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ شاید استعفے نہیں دینے چاہیے اسمبلیوں سے, یہ وقت صحیح نہیں ہے. میرے خیال میں جی کامران مرتضیٰ صاحب سے آپ پوچھ لیجئے کہ آپس میں کوئی تقسیم ہے, کوئی جھگڑا ہے یا نہیں. میں نے تو آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب کا, جی میں نے بھی جی نہیں, میں آپ کو پی ڈی ایم کے اندر جنرل سیکرٹری شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بات کرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ کوئی جھگڑا ہمارا نہیں ہے, ہم آپس میں گفتگو کر کے اکٹھے چل رہے ہیں اور ابھی بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. اگر کوئی اور پی ڈی ایم کے ممبر جو ہیں اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں اور وہ کہیں کہ ایسا نہیں ہے تو میں ان کی رائے کا احترام کروں گا, مگر پی ڈی ایم میں سے کسی کو آنا ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ اندر کوئی تقسیم ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. کیا نون لیگ چاہے گی کہ یہ حکومت اور وزیر اعظم مدت اپنی مکمل کریں؟ میں بھی کنفرم کرتا ہوں کہ کوئی تقسیم نہیں ہے, رائے کا اختلاف ہے, رائے کا اختلاف ہوتا ہے. وہ کیا ہے رائے کا اختلاف, کیا ہے وہ؟ ہم تھوڑی سی ہارڈ لائن لیتے ہیں, شاید دوسرے جو ہے نا وہ دوست جو ہے نا وہ اتنی ہارڈ لائن نہیں لے رہے, مگر کس کے اوپر؟ یہ ریزگنیشن کے ایشو پہ, ریزگنیشن کے ایشو پہ تھا. ادروائز کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں تقسیم ہیں یا آپس میں ایک ساتھ, اس کے اوپر پی ڈی ایم ایک ساتھ نہیں چل رہا, کے اندر تقسیم نہیں آ سکتی, تقسیم نہیں ہے, رائے کا اختلاف ہے. مصدق صاحب رائے کا اختلاف ہے تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ نون لیگ کی اس کے اندر اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے کہ کیا یہ حکومت پوزیشن بتائیے؟ جی میں نے آپ کو اسٹیٹڈ پوزیشن بتائی ہے کہ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس ملک کو اس وقت جو بھی اس کی ناگفتہ بے حالت ہے, اس ملک کو ایک نیا مینڈیٹ چاہیے جو سلیکشن کی بنیاد پہ نہیں الیکشن کی بنیاد پہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بڑے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ معیشت کا تو جنازہ نکل چکا ہے, خارجہ پالیسی کا بھی جنازہ نکل چکا ہے, کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کہہ سکیں کچھ اچھا ہو رہا ہے. تو وہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک فیئر الیکشن ہو تو تمام چیزیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس فیئر الیکشن کی طرف جائیں, مگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے وہ آرٹیکولیٹ ہو سچویشن جس میں فیئر الیکشنز ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہو سکیں. یہ ہماری اس وقت پوزیشن ہے. آبویسلی تمام جو سیاسی ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں, اور اس کے اوپر پھر ہم بیٹھ کے آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باہمی طور پہ اس پہ ان کو تمام چیزوں کو ڈسٹل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے, نہیں دینے چاہیے, لانگ مارچ کہاں کرنی چاہیے, کتنی دیر کو کرنی چاہیے, ان ہاؤس تبدیلی اگر کرنی ہے تو وہ کس شکل کی ہوگی. مگر جس چیز کے اوپر آ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ مناسب ملک کے لیے نہیں ہے وہ ہے کہ کوئی ایسی ڈیل سی اسٹرکچر کی جائے جس طرح 1990s میں ہوتی تھی, آدھے یہاں سے لے لو, آدھے وہاں سے لے لو, آدھے اوپر سے لے لو, آدھے جیسے لے لو. اس کے لیے پی ایم ایل این اس وقت تیار نہیں ہے. یہ ہے ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن. اس کے علاوہ ہمارا جہاں تک تقسیم کا سوال ہے, دیکھیے تقسیم کا سوال تو وہ پوچھنا چاہیے آپ کو جو وزیر دفاع نے وزیر اعظم سے کہا ہے, وہ پوچھیے نا, جو انہوں نے کہا ہے کہ پوچھ لیتے ہیں ان سے. اندلیب صاحبہ تقسیم کی خبریں تو ہر طرف سے آ رہی ہیں, پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے, اور آج نور عالم صاحب نے تو خود نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی ہے مہنگائی کے حوالے سے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایم کیو ایم نے یہ بار بار کہا ہے کہ جی ہم ہر فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے, ہم معاملات کو دیکھیں گے. تو اب آپ کے بھی اگر 2 سال رہ گئے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف جو انصاف کی بات کرتی ہے, آپ جس طرح یہ توقع کر رہے ہیں کہ جی فری فیئر الیکشنز کے لیے آپ راہ ہموار کریں گے, وہ کیسے کریں گے؟ وہ ای وی ایمز کے تو سخت خلاف ہے اپوزیشن. یہ تو جی آپ کو پتہ ہی ہے, جہاں کہیں ٹرانسپیرنسی, کہیں بہتری, کہیں چینج کی بات کی جائے تو اپوزیشن تو اس کے خلاف ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹس کو کا حصہ ہے. یہ سارے ایک دوسرے کو بیٹھ کے ابھی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو سراہیں گے, ایک دوسرے کو ہاں میں ہاں ڈالیں گے. تو یہ تو پورا مافیا ہے جس کے خلاف یہ جد و جہد ہے. یہ وہ مافیا ہے جو پرانے سسٹمز کو کہتی ہے بہت برے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف سمیت سب کہتے ہیں کہ 1970 کے بعد الیکشنز جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, لیکن اگر اس کو چینج کیا جائے, ٹرانسپیرنسی, شو آف ہینڈز کی بات کی جائے, ای وی ایم کی بات کی جائے, تو یہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اصل میں جو 30 سال کا سسٹم بسیدہ ہے
جس کی وجہ سے یعنی آپ ان کی کوئی جو ریزرویشنز ہیں ان کو آپ دینے کو تیار نہیں ہیں ایز گورنمنٹ آف پاکستان، چونکہ اس وقت دیکھیں ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا پہلے جو کمیٹی بنائی تھی شروع میں بھی بنائی، ابھی دوبارہ اسپیکر نے ریوائو کی، پھر ان کو خط لکھے، انہوں نے خطوں کے جواب نہیں دیے اور انہوں نے صاف کر دیا ہم نے نہیں آنا۔ اگر آئیں گے تو آپ کو پتا ہے فیٹف کے اوپر انہوں نے شرط رکھی تھی کہ فیٹف کا بل، اور فیٹف میں کون لے کے گیا گرے لسٹ میں، یہ لے کے گئے، اور ہم صاف کر رہے ہیں ان کو جو دھبا لگایا پاکستان پہ انہوں نے، اور کہتے ہیں جی ہم بل نہیں سائن کریں گے۔ اچھا، اس کے اوپر نفیسہ صاحبہ کچھ کلیئرٹی آپ سے چاہیے، کنکلوڈنگ ریمارکس بھی آپ سے چاہیے۔ یہ بار بار پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی جب ہم کمیٹیز بناتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں تو وہ خود حاضر نہیں ہوتے اپوزیشن کے ممبران۔ دیکھیں پہلے تو پرائم منسٹر بتائیں کہ جو ان کو سوالات کے جواب دینے تھے، جو انہوں نے پرومس کیا تھا ان دا ہاؤس آف 342 ممبرز، جو پہلے ان کے کال تھے، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ پہلے تو وہ حاضری دیں۔ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے 1 لاکھ بوری جو ہے کھاد کی وہ کہاں غائب کی ہے ان کے وزیروں نے؟ ان کے وزیروں نے اس وقت جو مافیاز ہیں ان کو کہاں چھپایا ہوا ہے؟ جو ملک کے ساتھ انہوں نے حشر کیا ہے، کسان کے ساتھ حشر کیا ہے، صنعت کاروں کے ساتھ، ٹیکسٹائل، ابھی ٹیکسٹائل والوں نے کہا $250 ملین کا ان کا جو ایکسپورٹ کا تھا وہ پروویژن، مگر وہ تو کمیٹی کے حوالے سے میں پوچھ رہی تھی، انہوں نے گیس کھا گئے، سندھ کا گیس کھا گئے، کھاد کھا گئے۔ دیکھیں یہ اصل تو یہ دیز آر دا ایشوز ان دس کنٹری۔ آپ کی بیسک کموڈیٹیز اس ملک میں اویلیبل نہیں ہے، یہ ان کی گورننس کا حال ہے۔ تاریخ میں کبھی